हमारे 5 बजे के बुलेटिन में कहेंगे खुशनामदीद अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको देंगे अहम खबर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज कर दी हैं। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाएं बरकरार रहेंगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। आसिफ नवीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी आसिफ नवीद, बताइएगा मजीद। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है और नवाज शरीफ की जानिब से जो दोनों सजाओं के खिलाफ अपीलें जो दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको अदम हाजिरी की बुनियाद पर खारिज कर दिया। नवाज शरीफ की जो एहतसाब अदालत की जानिब से सजा सुनाई गई उसको बरकरार रखा। अदालत का ये कहना था अपने फैसले में कि नवाज शरीफ पहले ही अदालती मजबूर करार दिए जा चुके हैं। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद, जबकि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की कैद सुनाई थी। अदालत ने वाज़ेह किया है कि जो भी कोई इश्तिहारी मुल्ज़िम हो उसकी गैर मौजूदगी में उसको अपीलों का हक नहीं होता। तो अगर उसके साथ ही साथ उनको नवाज शरीफ को एक रिलीफ भी दिया है कि अगर नवाज शरीफ इस केस में दोबारा अपीलें करना चाहें तो उससे पहले वो अपने आप को सरेंडर करें, उसके बाद दोबारा वो अपीलों का हक रखते हैं, लेकिन अदम हाजिरी की बुनियाद पर उनकी दोनों अपीलें खारिज कर दी गई हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन यही बचा है आसिफ, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ पहले अपने आप को सरेंडर करें और फिर दोबारा अपील में जाएं तो ही सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया है कि किसी भी मुजरिम जिसको इश्तिहारी करार दिया जा चुका, अदालती मफरूर हो, उसको अपील का हक नहीं है। जबकि अदालती मामलीन मुकर्रर किए गए तो उन्होंने मुख्तलिफ अदालती फैसलों के भी हवाले दिए, लेकिन उसको अदालत ने तस्लीम नहीं किया। अदालत ने वाज़ेह किया अपने फैसले में कि दोनों अपीलें उस वक्त सुनी जा सकती हैं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आकर अपने आप को सरेंडर करें, गिरफ्तारी पेश करें। उसके बाद नवाज शरीफ को यह हक दिया गया है कि वो अपनी दोबारा से नए सिरे से अपीलें दायर कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी गैर मौजूदगी में अपीलें दायर की गई हैं उनको अदालत एंटरटेन नहीं कर सकती। जबकि उनकी साहबजादी मरियम नवाज और जो उनके दामाद हैं कैप्टन साहब, उनकी जो सजाओं के खिलाफ अपीलें हैं उनको एंटरटेन किया जाएगा, उनकी सुनवाई होगी। लेकिन नवाज शरीफ की हद तक जो अदालतें ने दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी और उनको कहा है कि अगर वो दोबारा अपील करना चाहें तो उससे पहले वो अपने आप को सरेंडर करें और उसके बाद वो दोबारा अपीलें दायर कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, हमारे नुमाइंदे इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी हमारे साथ भी मौजूद है। आसमा, बहुत ही अहम फैसला सामने आ गया है, अब सरेंडर करना ही होगा, सरेंडर करके अपील हो सकती है, लेकिन पहले नवाज शरीफ को सरेंडर करना होगा। जी बिल्कुल, जाहिर है कि इसके इंतजार आज था इस फैसले का, जो कि थोड़ी देर पहले महफूज किया गया था। बिलाखिर उसके ऊपर दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपना फैसला सुनाया है और ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ को वापस वतन आना पड़ेगा जब तक वो सरेंडर नहीं करते या उनकी गैर मौजूदगी के अंदर जो है वो ये मुकदमात नहीं सुने जा सकते। ये याद रहे कि अल अजीजिया और जो हुदैबिया था उसके अंदर उन्होंने अपने एवन फील्ड उसके अंदर उन्होंने अपने जो सजाएं थी उनको मुअत्तल करने की अपील कर रखी थी। जाहिर है कैप्टन सफदर और मरियम बीबी जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा उनके मुकदमात सुने जाएंगे, लेकिन मियां साहब यहाँ पे नहीं है, लिहाजा उनके मुकदमात जो है उन्होंने एक तरह से डेफर किए जब तक कि वो आते नहीं है और खुद को सरेंडर करते नहीं है। तो ये बहुत ही अहम मुकदमात थे। इन दोनों की अपीलों को एक साथ सुने जाने पर भी बहुत सा तबसरा किया जा रहा था, लेकिन ये याद रहे कि ये दोनों जो केसेस थे, एक इस पे फैसला जो था इनमें से एक केस के ऊपर वो जज अरशद मलिक मरहूम ने दिया था और उनके बारे में जो PMLN है उन्होंने कुछ हकायक अवाम के सामने रखे थे या कुछ जो उनकी टेप्स थी, वीडियो टेप्स थी, वो उन्होंने सामने रखी थी। और मरियम हमारे साथ रहिएगा, इस वक्त वजीर मुमलिकत फरूख हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरूख साहब, आपने आज न्यूज़ को ज्वाइन किया। आप क्या कहेंगे, आज ये जो अदालत की जानिब से फैसला आया है, अदालत ने कहा है कि पहले मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएं, अपने आप को सरेंडर करें और फिर अपील करें, फिर सुनवाई होगी। देखिए, बात यह है कि आज को जो शरीफों का जो इनका मौक़िफ़ था वो गलत साबित हुआ। इलाज के नाम के ऊपर ये अदालतों को झूठ बोलकर, गुमराह कर धोखा देकर, निज़ाम को, पूरे निज़ाम को धोखा देकर ये मुल्क से बाहर गए, वहाँ पोलो मैच देख रहे हैं, वहाँ पर काफी पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं और मुजरिम हैं। करप्शन की बुनियाद के ऊपर जो है वो इनको सजा हुई है। अब इनकी सजाएं जो है वो बहाल हो गई हैं और मरियम साहिबा जो जिंदगी के नाम के ऊपर जेल बचने के लिए NRO मांग रही हैं, इनको अब मुल्क में वापस आकर सजाएं पूरी करने के अलावा अब इनके पास जो है वो कोई और चारा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो आज साबित हुआ है कि जो एहतसाब का अमल है वो एहतसाब का अमल कानून के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेगा और किसी के लिए भी जो है वो कानून के अंदर, कानून के अलावा किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को फौरी तौर पर जो है वो मुल्क में अब वापस आना चाहिए। इनके पास अब किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रह गई। उसी अदालत ने जिसने इनको इलाज के लिए 8 हफ्तों की बेल दी थी,
اسی عدالت نے آج ان کی جو ہے وہ اپیلیں بھی مسترد کی ہیں، اور وہ اپیلیں بھی مسترد اس وجہ سے ہوئی ہیں مفرور ہیں، عدالت ان کو عدالت کے سامنے ٹھیک اپنا موقف پیش کر رہے تھے، پی ٹی آئی کا موقف بالخصوص پیش کر رہے تھے فاروق حبیب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب پاکستان واپس آ جانا چاہیے، میاں محمد نواز شریف کو اپنی جو یہاں پر کیسز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اب عدالت حق کی بات کر رہی ہے، اور جب عدالت حق کی بات کر رہی ہے تو میاں محمد نواز شریف وہاں پر اگر پولو کھیل رہے ہیں، میچز انجوائے کر رہے ہیں، تو یہاں پر آ کر اپنے کیسز بھی ان کو دیکھنے ہوں گے۔ انہوں نے اس بات کو بھی ایک دفعہ پھر سے سامنے رکھا ہے کہ حق کی بات کی ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں جو اہم ترین اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب آج رکھی گئی تھی سنوائی ہونی تھی اپیلوں کی، وہ خارج کر دی گئی ہے، اور شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اپیل دوبارہ ضرور دائر ہو سکتی ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف کو واپس آنا ہوگا اور اپنے کیسز کو خود فالو کرنا ہوگا۔ بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی دونوں اپیلیں خارج کر دی ہیں، اور نواز شریف کو احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزائیں برقرار رہیں گی۔ اس وقت بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ طارق، اس پورے کیس میں اگر ہم بات کریں نون لیگ کی تو بڑی امیدیں وابستہ دیں کہ شاید اب یہ کیس آگے بڑھے گا اور شاید آگے چل کر میاں نواز شریف کی سزائیں ختم ہو جائیں، لیکن عدالت نے تو اب یہ شرط رکھ دی ہے کہ پہلے میاں نواز شریف کو واپس پاکستان آنا ہوگا۔ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ پہلے اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق نہیں ہوگا، ان کو جو ہے وہ اور مزید کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تو اب یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا کہ میاں نواز شریف پاکستان آئے اور پھر کیس آگے بڑھے؟ جی طارق صاحب۔ جی دیکھیے، بنیادی طور پر اگر ہم گزشتہ چند دنوں کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو سامنے رکھیں تو نقطہ زیر بحث یہ تھا کہ کیا نواز شریف کی غیر موجودگی میں تو یہ ان کی اپیلیں سنی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ اس بات پر کل جو ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا اس نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اس نقطے کو وضاحت کرنے کے لیے کہ کیا ایک شخص جو ہے وہ جو مفروض قرار دیا جا چکا ہو یا باہر ہو، عدالت میں موجود نہ ہو، تو اس کی اپیل سنی جا سکتی ہے یا نہیں۔ آج یہ جو درخواستیں خارج ہوئی ہیں اس بنیاد پر خارج ہوئی ہیں، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چونکہ نواز شریف موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ طبی بنیاد پر پاکستان سے باہر گئے تھے اور اس کے بعد وہ مقررہ مدت میں واپس نہیں آئے، لہٰذا عدالت کے سامنے اور کوئی چارہ نہیں کہ درخواستیں جو ہیں ان کو خارج کر دے۔ اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ عدالت نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر وہ گرفتاری دیتے ہیں اپنے آپ کو یا سرنڈر کرتے ہیں یا واپس آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپیلیں جو ہے میرٹ پر دوبارہ دائر کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ نواز شریف کو ریلیف مل سکتا ہے، اس لیے ان کے وکیل جو ہیں وہ وضاحت تو وہ کریں گے، لیکن وہ مطمئن ہوں گے کہ جب بھی وہ اپنی وہ سمجھیں گے وہ واپس آتے ہیں، کسی حالات میں بھی لایا جاتا ہے یا خود آتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ پھر ان پر میرٹ پر یہ جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں کہ وہ پھر ظاہر قانونی دلائل ہوں گے، ثبوت ہوں گے، تو وہ ایک اور بحث ہوگی۔ یہ اس کیس کے جو باقی ماندہ فریق ہیں یعنی مریم نواز صاحبہ ہیں یا کیپٹن صفدر ہیں، ان کا تو کیس چلتا رہے گا جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ نواز شریف کے معاملے میں اس لیے یہ درخواست خارج کی گئی ہے کہ وہ موجود نہیں تھے۔ اب جو سوال آپ نے کیا کہ اس میں مریم نواز صاحبہ تو کہہ چکی ہیں کہ جی وہ جب تک ان کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، نہیں دی جاتی، تو جب تک ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کی جان خطرے میں ہے نہیں ہے اور محفوظ ہے تو وہ ان کو واپس لا سکتی ہیں۔ یہ تو ایک سیاسی بات ہے، انہوں نے سیاسی بات کی ہے۔ یہ بات تو غلط ہے کہ فی الحال فوری طور پر نواز شریف جو ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے، اور جب تک وہ واپس نہیں آئیں گے یہ ان کو جو سزائیں ملی ہیں 10 سال کی ان 2 کیسز میں وہ برقرار رہیں گی۔ اپیل کا حق ان کو سخت ملے گا جب وہ واپس آئیں گے یا ان کو واپس لایا جائے گا اور وہ سرنڈر کریں گے یا گرفتار ہوں گے، تو پھر جو ہے اس بنیاد پر کہ جس بنیاد پر ہر ملزم کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ کہے کہ جو ثبوت میرے خلاف دیے گئے ہیں، جو جس بنیاد پر مجھے سزا دی گئی ہے، جس ایویڈنس پر مجھے سزا دی گئی ہے، اس کو اس کا وکیل چیلنج کرتا ہے، اس پر بحث کرتا ہے، اور اگر وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ ثبوت ناکافی تھے یا کوئی سرکمسٹانس ایسی تھی جس طرح کہ نواز شریف کے معاملے میں ان کے وکلاء ان کی پارٹی یہ کہتی ہے، خاص طور پر مرحوم جسٹس ارشد ملک صاحب جو تھے ان کے جو اعترافات تھے اس میں دوسرے فریق کی اپنی رائے ہے، تو وہ ایسے حالات جو ہیں ان میں شوکت کراچا صاحب نے بھی ہمیں جوائن، اچھا ٹھیک ہے، ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اس پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن طارق چودھری یہ بڑی اہم بات ہے
कि अगर सियासी बात बिल्कुल की और ये बात कल हुई, आज अपीलों का फैसला आया, लेकिन यही मौक़िफ़ आज अदालत में तो नहीं दिया गया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो आना चाहते हैं, इस तरह का कोई भी मौक़िफ़ लीगली नहीं पेश किया गया नून लीग की जानिब से जो केस सामने रखा गया अदालत में। देखिए, दोनों बातों में फर्क होता है। अदालत में जब बहस होती है तो और तरह की बातें होती हैं। जब मीडिया में किसी लीडर से सवाल किया जाता है तो फिर उसका जवाब और तरह होता है। सवाल उनसे मरीम नवाज साहब से किया गया था कि नवाज शरीफ साहब वापस कब आएंगे, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस उस वक्त आएंगे जब उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा और गारंटी होगी। ये एक सियासी सवाल का सियासी जवाब था, मीडिया के किसी साथी ने सवाल किया होगा। जब अदालत में बहस होती है तो अदालत में बहस होती है कंक्रीट एविडेंस पर, कंक्रीट ग्राउंड पर। मैंने पहले जो किया कि मियां नवाज शरीफ इस केस के 3-4 पहलू हैं। मरीम नवाज भी अपील कुरिंदा हैं, कैप्टन सफदर भी अपील कुरिंदा हैं, लेकिन वो दोनों मौजूद हैं, वो दोनों जमानत पर हैं। जबकि मियां नवाज शरीफ साहब जो थे तिब्बी बुनियाद पर एक खास किस्म के हालात थे आज से 1.5 साल पहले। इन हालात में वो अदालत को एक गारंटी देकर गए कि वो 8 हफ्तों में वापस आएंगे इलाज करा के, उसके बाद वापस नहीं आए। अब मियां नवाज शरीफ के जो वकला थे वहाँ बहस इस बात पे हो रही थी गुज़श्ता कई दिनों से। जब ये तारीख आती थी जज साहबान ये कहते थे, बेंच ये कहता था कि इसकी वजाहत करें, और उनके वकला कहते थे कि जी उनका वकला का अपना मौक़िफ़ था। बहस इस बात पे हो रही थी कि क्या एक शख्स जो है वो मफूर हो, वो अब सामने आ गया है। एक बार फिर हमारे साथ सीनियर रैंक पर्सन आसमा शिराजी मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। आसमा, जैसे कि आप अपनी बात कर रही थी, यकीनन ये बहुत ही अहम फैसला है जो सामने आया है। अब जैसे कि लग नहीं रहा, क्योंकि परसेप्शन यही है कि मियां नवाज शरीफ फिल वक्त पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे तो केस अब जो है वो दोबारा अदालत में जाएगा नहीं, और केस अदालत में नहीं जाएगा तो सजा वैसी ही बरकरार रहेगी। तो यही सूरत हाल आगे रहेगी। जी बिल्कुल, लग ऐसे ही रहा है कि इन केसेस की समाअत के लिए जो है वो मियां नवाज शरीफ को वतन वापस आना पड़ेगा ताकि अपील जो है वो सुनी जा सके। उनके केसेस जो कि आज अपील खारिज हुई है, ये दोबारा भी उनके पास एक चांस आ सकता है। अगर वो मुल्क आ जाएं और खुद को सरेंडर करें तो उसके बाद जो है वो ये केसेस सुने जा सकते हैं। जो जहाँ तक एहतसाब का और इन सारे केसेस का सवाल है तो जाहिर है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा सकते हैं और उठाए भी गए हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उठाती रही है। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो एहतसाब का जो निज़ाम है उसको चैलेंज करने का तरीका भी ये है कि आप कोर्ट के सामने अपने हक़ाइक़ जो है वो सामने रखें, और ना सिर्फ रखें बल्कि वहाँ पे आके अपना मुकदमा खुद लड़ें। अब जहाँ तक मियां नवाज शरीफ की सेहत का मामला है, जो हमने कल मरियम नवाज शरीफ से सुना, उन्होंने कहा कि अगर उनके वालिद की सेहत की गारंटी दी जाए तो वो शाम की फ्लाइट से उनको वापस बुला लेंगी। तो इसका मतलब ये है कि उनकी सेहत के मसाइल इस तरह के नहीं रहे जिस तरह से पहले थे, यानी वो अब सेहतमंद है। अलबत्ता उनकी जो लाइफ थ्रेट्स हैं उनकी तरफ इशारा मरियम नवाज शरीफ ने किया है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो देखिए पाकिस्तान भर में बहुत सारे रहनुमा जो है वो ये कहते दिखाई देते हैं कि उनकी जान को खतरा है। तो यूं तो फिर आप अपने केसेस का सामना नहीं कर सकते। ये एक बात दुरुस्त है कि जब वो बीमार हुए थे और हुकूमत पाकिस्तान ने उनको इजाजत दी थी, उनकी कुछ सर्जरीज भी थी और उसकी बुनियाद के ऊपर उनको बाहर जाने की इजाजत दी थी, उस वक्त उनकी हालत काफी तशवीशनाक थी। और वजीर आजम ने बाद में ये कहा भी था कि उनकी काबीना के अंदर ये बात तय हुई थी और ये कहा गया था कि क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है लिहाजा उनको बाहर जाने की इजाजत दी जाए। ये इजाजत खुद हुकूमत पाकिस्तान ने उनको दी थी और फराहम की थी। तो अब जाहिर है अगर उनकी तबीयत ठीक है, उनको वतन वापस आकर इन तमाम केसेस को जरूर उनका सामना करना चाहिए और उसका जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर क्लैरिटी के साथ अगर उनका मौक़िफ़ ये भी है कि उनको इंसाफ अदालत से नहीं मिल रहा तो भी यही अदालतें हैं जिनके पास उनको जाना पड़ेगा, यही अदालतें हैं जिनके सामने अपने मुकदमात को रखना पड़ेगा। और उनके अरशद मलिक वाली जो फैसला है उसके अंदर तो उनके बहुत ज्यादा उनके पास सबूत भी मौजूद है जो कि उनकी साहबजादी जो है वो दिखा चुकी है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है आने वाले दिनों में एक सरप्राइज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से यूं मिले कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अचानक वतन वापसी का ऐलान करे, ये भी हो सकता है। और ये उसकी लेकिन जो गारंटी मांग रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जाहिर है कि वो गारंटी देना किसी के भी इख्तियार में तावक्त तो नजर नहीं आता। लेकिन ये बताइएगा आसमा कि आपको क्या लग रहा है कि ये कितनी जल्दी हो सकता है? बार बार निशानदेही कर चुकी है हुकूमत, ना सिर्फ नैब के ऊपर बल्कि अब दीगर इदारतों के ऊपर भी तनकीद आती है। इनडायरेक्टली ही सही तो तनकीद तो की है कि शफाफ नहीं है मामलात। अब आपको लग रहा है कि इस दौरे हुकूमत में अगले 2 सालों में कंसिडर किया जा सकता है कि वापस आएंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या वक्त लेंगे आने में?
देखिए, ये तो कहना कबल वक्त है कि वो वहाँ रुकेंगे या आएंगे, ये तो उनकी जमात या खुद मियां नवाज शरीफ फैसला करेंगे और उसको पता उनको। लेकिन जो जहाँ तक एक तजज़िये या तबसरे की सूरत है तो उनको जाहिर है कि वतन वापस आना चाहिए और यहाँ आके अपनी पॉलिटिक्स, जब वो वतन आएंगे तो जाहिर है कि एक सियासत का मिजाज अलग होगा, सियासत का काम अलग होगा और उनकी जो जमात है जिसके अंदर मुख्तलिफ आवाजें हैं वो भी जाहिर है कि वो आना बंद हो जाएंगी। तो एक तो ये जो बात है या जो जिस तरह का तजज़िया हम ठीक कर है। सकते हैं, आसमा वो इस आपके वक्त सामने है। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद साहब, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आज उसको ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अब दोनों अपीलें खारिज कर दी हैं और कहा है कि पाकिस्तान आए, अपने आप को सरेंडर करें, उसके बाद फिर सुनवाई होगी। आपको क्या लगता है, मियां नवाज शरीफ आएंगे नहीं आएंगे? ना नॉर्मल थे लोग हैं, ना राधा नाचे की, वो जाने के लिए तो वो गए नहीं है बाहर। उनको तो जिंदगी की गारंटी चाहिए जो खुदा दे सकता है। जो खुदा दे सकता है वो तो आवाम से मांगी जा रही है और सजा भी उनकी बहाल हो गई है। और एक कत्ल कानून का जिससे अलग से भी पता है, उनको पता है कि अपील के लिए ये दुनिया में वाहिद के ऐसा की सजा याफ्ता आदमी को जाने दिया जाए। इससे बड़ी मेरा ख्याल है कि या इससे बड़ा फैसला जो है पाकिस्तान की दुनिया में कभी नहीं हो। तो वो पाकिस्तान में आना नहीं चाहते और वहाँ से बैठ के करीबी आना चाहते हैं और वहाँ से पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पे बयान भी देना चाहते हैं। तो वो फिर तो उनके लिए बड़े मसाइल और मुश्किल हैं, आइंदा आने वाले वक्तों में मसाइल और मुश्किल। इससे पहले सिक्योरिटी थ्रेट्स का जिक्र नहीं किया, कल मरियम नवाज ने जिक्र किया। बतौर वजीर दाखिला आप क्या ऑफर कर सकते हैं कि आए अपनी अपीलों के लिए प्रवेश हो जाएं और सिक्योरिटी मिल जाएगी? आए पूरी सिक्योरिटी देंगे। बाकी मौत अल्लाह के कब्जे में है, आदमी केले के छिलके से भी खेल के मर सकता है और बाकी जिसकी सिक्योरिटी उनको चाहिए वो पूरी देंगे। आए तो दुनिया आने की हामी तो बने ना। और ये बयान देकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो बेईमानी के केस में नहीं गए और वो जो इमरान खान को बड़ा सख्त दिल में सदमा है कि हमें गोली देने में, चकमा देने में नवाज शरीफ कामयाब हो गया, वो उस पर मेरा ख्याल है उनका बयान मरियम नवाज का पूरा हो सकता है। लेकिन शेख साहब ये भी तो बताइएगा, हुकूमत इस सिलसिले में अब क्या इकदाम कर रही है उनको वापस लाने के लिए? क्योंकि हुकूमत ने भी दावा कर रखा था माजी में कि वो मियां नवाज शरीफ को वापस लेकर आएगी। और हुकूमत कोशिश कर रही है, हुकूमत के बस में जो कुछ है वो कर रही है। लेकिन जो इंटरनेशनल एजेंडे होते हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मामलात होते हैं, उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उन लोगों को सहूलत मिल जाती है क्योंकि बाहर अपने मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक्सट्रीडिशन की ट्रीटी भी क्या है इंशाअल्लाह सरकारियों के साथ। बहुत शुक्रिया। वजीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले हुकूमत दावा कर चुकी है कि इकदाम किए जा रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। अभी जो जिक्र किया है कि पॉलिटिकल एजेंडाज भी होते हैं, अब क्या पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं ये भी जानना जरूरी है कि हुकूमत इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है। आपको बताते चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज कर दी है। वापस आके दोबारा अपील दायर कर सकते हैं। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ तारिक चौधरी मौजूद थे और हमारे साथ मौजूद थी आसमा शिराजी। आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया। यहाँ बोलेंगे एक ब्रेक, आज के साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। टैक्स में इजाफे के खिलाफ पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। कराची में आटा मिल्स बंद करके फराहमी रोक दी गई है। हड़ताल के बायस सैकड़ों दिहाड़ीदार मजदूर परेशानी का शिकार हैं। मजीद बताएंगे सफदर अब्बास। टर्न ओवर टैक्स में इजाफा और चौकर पर जनरल सेल्स टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। फ्लोर मिल्स पर ताले डाल दिए, आटे की फराहमी भी रोक दी। सिंध जोन के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि टैक्स तहरीरी तौर पर फौरी वापस लिया जाए। उनकी बात मानने को तैयार है, कुछ चीज रिटर्न में होती है हम मानने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक कुछ रिटर्न में नहीं दिया। ये कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, ये हवा में बातें हैं। रिटर्न में अभी दे दें, अभी 10 मिनट बाद हम हड़ताल विड्रा कर लेते हैं। कराची में कायम छोटी बड़ी दर्जनों फ्लोर मिल्स बंद होने से योमिया उजरत पर काम करने वालों की परेशानियां बढ़ गयी। पैसे नहीं मिलेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा? गरीब आदमी है, दिहाड़ी लगेगा तो घर का निजाम चलेगा। कौन देगा दिहाड़ी भाई? जब काम बंद है कौन दिहाड़ी देगा? कोई भी नहीं देगा। मिल बंद होगी, परेशान है, मजदूर बंदे हैं, 200-300 रुपए आता था,
अभी कैसे चलेगा सिस्टम। फ्लोर मिल्स बंद होने से जहां मशीनें बंद हैं, वहीं मजदूरों को घर के खर्चे की फिक्र सता रही है। फ्लोर मिल्स की हड़ताल से दिहाड़ीदार मजदूर सख्त परेशानी से दो चार हैं। कहते हैं मिल चलेगी, खर्चा मिलेगा तो घर चलेगा, हड़ताल जल्द खत्म की जाए। कैमरामैन असगर अली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज, कराची। शरखपुर के यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब हो गया है। सस्ता सहूलत पैकेज के आटे का ट्रक भी फ्लावर मिल्स मालकान की हड़ताल की वजह से ना पहुंच पाया। सैयद तमास से रिपोर्ट करेंगे। शरखपुर में महंगाई का जिन बेकाबू, शहरियों को सस्ता आटा भी दस्तयाब नहीं। फ्लोर मिल मालकान की 2 रोजा हड़ताल की वजह से पंजाब हुकूमत के सस्ता सहूलत पैकेज के तहत सस्ता आटे का ट्रक भी न पहुंच सका। यूटिलिटी स्टोर पर भी आटे की किल्लत। शहरी 1100 रुपए में आटे का थैला ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी, बेसन, सफेद और काला चना भी दस्तयाब नहीं। और अभी आपको बताएं कि चिनियोट और गिरदोनवा की करियाना मार्केट में 20 किलो आटे की कीमत 1050 रुपए से तजावुज कर गई। आए रोज अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं उमर सज्जाद। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिनियोट की करियाना मार्केट में। इस वक्त चिनियोट की करियाना मार्केट में आटा नायाब हो चुका है। ओपन मार्केट में जो है वो भारे दामों में आटा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त चिनियोट में और इर्द गिर्द नवा के इलाकों में जो है आटा 1050 रुपए में 20 किलो का थैला जो है वो मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, हमसे पूछते हैं किस हवाले से क्या कहेंगे। आटा लेने आए हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि भाई आटा दस्तयाब नहीं है, मार्केट में शॉर्ट है और ऊपर से आए रोज इसकी कीमत बढ़ रही है। इस चीज से बड़े परेशान है। आज रेट हो रहा है, कल रेट हो रहा है। लिहाजा हुकूमत से यही अपील है कि इसे कम अज कम दस्तयाबी और रेट कंट्रोल किया जाए इसका। खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों ने यही कहा है हमसे कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो आटा जो है उसकी दस्तयाबी के लिए लाहेअमल बनाए और आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करे। डेरा गाजी खान में कच्ची कैनाल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और एक राहगीर जख्मी हो गया है। मजीद बताएंगे अशरफ बुजदार। अशरफ बताइएगा। जी, ये फायरिंग का वाकया डीजी खान सीमेंट रोड पर कच्ची कैनाल के नजदीक पेश है, जब पुलिस पार्टी मामूल के गश्त पर थी के सामने से आने वाले मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में 2 पुलिस एहलकार आ गए और एक राहगीर जो कार पर जा रहा था वो भी फायरिंग की जद में आ गया और गोली उस राहगीर को लगी, जिसकी वजह से सैफुल्लाह नामी शख्स मौका पर ही जा बहक हो गया, जबकि पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर ट्रामा सेंटर डेरा गाजी खान मुंतकिल कर दिया गया, जिनकी हालत वहां तसल्ली बख्श बताई जाती है। पुलिस ने दावा किया है कि मुल्जमान का पीछा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस सिलसिले में पूरे इलाके को कार्डन आउट कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ आपका। दुनियापुर में थाना सिटी की हदूद में रिश्ते के तनाजे पर मुलजिम शहबाज ने फायरिंग करके बहन और भाभी को कत्ल कर दिया है और फरार हो गया। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद से। जी चौधरी जाहिद। जी बिल्कुल, थाना सिटी दुनियापुर की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर शहबाज ने रिश्ते के तनाजा पर अपनी हमशीरा और भाभी को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर टीएचयू अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम होश है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि मुलजिम ने रिश्ते के तनाजे पर अपनी जो है हमशीरा और भाभी को कत्ल किया है। मजीद तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है, लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए शहर और दीगर सूबों में छापे मारे गए, लेकिन अभी तक मुलजिम का कोई सुराग नहीं मिल सका है। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहिब इसकी तफसीलात के लिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स 4 सद्दा में मुखालफिन की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को दुश्मनी की बिना पर की गई। जराये के मुताबिक इलाका नस्ता पड़ाव से ताल्लुक रखने वाले मकतूल गिरोह ने चंद साल कबल फायरिंग करने वालों के गिरोह के अफराद को कत्ल किया था, जिसकी सजा में मकतूल बख्त जली ने 5 साल कैद भी गुजारी। यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। अभी आपको बताएं कि सक्खर में सुई गैस की लोड शेडिंग का अजाब एक बार फिर मुसल्लत कर दिया गया है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे जमील मुगल। सक्खर में भी गैस की लोड शेडिंग का आगाज कर दिया गया है। सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे जो है सुई गैस के प्रेशर में कमी कर दी जाती है, जबकि कई इलाकों में जो है
वो लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी सख्त परेशान है, खास तौर पे खवातीन परेशान है जिनका चूल्हा नहीं जलता और सुबह के वक्त जो है लोगों को घरों से जो काम पर जाते हैं, जो ड्यूटी पर जाते हैं, उन्हें नाश्ता तक नहीं मिलता। चलते हैं कुछ घरों में, उन खवातीन से मालूम करते हैं कि उन्हें क्या क्या मुश्किलात हैं। यहाँ पे गैस कम होता है बहुत, जैसे कि 2 बजे जाता है तो 6 बजे आता है, और सुबह को बच्चे नाश्ते भी सही से नहीं करते, लेकिन वापस आते हैं तो लंच भी हमारी सही से नहीं होती। यहाँ पे गैस बहुत कम है, और सुबह को जब स्कूल जाते हैं तो तब भी गैस बहुत ही कम होता है। नाश्ता नहीं करके जाते, कभी कभी बिस्कुट लेके जाते हैं, खाते हैं। कि सर्दियों में फिर भी अगर गैस की लोड शेडिंग हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि सर्दी की वजह से, लेकिन गर्मियों में अगर लोड शेडिंग है तो बहुत ज्यादा जो है वो इशू क्रिएट हो रहा है। सुबह मॉर्निंग के टाइम अगर नाश्ता बनाना हो तब भी नहीं होता। ये आपने खवातीन की बात सुनी कि उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घर में खाना पकाना होता है और दीगर काम होते हैं तो उसमें जो है कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सखर जो है सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पे गैस की अदम फराहमी जो है वो गैस हुकाम के लिए लम्हा फिक्रिया है, जबकि सिंध से सबसे ज़्यादा गैस पैदा होती है, लेकिन सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में गैस की लोड शेडिंग ना होना हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। जी। लाहौर में मेट्रो बस को अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। रेस्क्यू टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मेट्रो बस को आग लगने का वाकया मीनार पाकिस्तान के करीब पेश आया। ड्राइवर बस को लेकर शादरा डिपो जा रहा था, जहां से मुसाफिरों को बिठाकर गज्जूमता के लिए रवाना होना था। यादगार स्टेशन पर अचानक बस में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगते ही ड्राइवर ने फौरी तौर पर बस से छलांग लगा दी। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गयी, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। ताहम इस दौरान बस मुकम्मल जलकर तबाह हो गयी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बस में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। सीवरेज के मुनासिब इंतजामात न होने से खानेवाल के मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडियों में तब्दील हो गए हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से खिदमत आपकी दहलीज भी किसी काम न आई। जगह जगह गंदगी के ढेर और उबलते गटर चीफ ऑफिसर बल्दिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। खानेवाल में हुकूमत पंजाब का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर नाकाम। नुमाइशी सफाई सुथराई के बाद फिर से शहर के मुतादिद इलाके कचरा कुंडियों में तब्दील हो गए। कॉलोनी नंबर 2 और 3 समेत 168 चक में उबलते गटरों से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिंध हुकूमत की जानिब से मरीजों और मैयतों को एम्बुलेंस सर्विस मुअत्तल करने के बाद जेकबाबाद के समाजी रहनुमा ने अपनी मदद आप के तहत फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया है। जेकबाबाद में फैसल रमजान मुगेरी वेलफेयर ट्रस्ट का ऐसा इक़दाम मरीजों और मैयतों को मुंतकिल करने के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया। एम्बुलेंस न होने की वजह से लोग अपने प्यारों की लाशों को मोटरसाइकिल और रिक्शे पर ले जाने पर मजबूर थे। जेकाबाद में आवाम जो है बड़ी परेशान थी एम्बुलेंस के लिए। इधर पैसे लेके उनको मरीजों को मैयतों को लाशों को लेके जाते हैं, फिर भी उनको तंग करते हैं। मगर ये साहब ने जो काम किया है इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। फ्री एम्बुलेंस सर्विस 24 घंटे काम करेगी। और अब यहाँ बोलेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।